अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फर्स्ट शो ऑफ द वीक एंड पहले ही दिन जो है वीक के हमें ये एक खबर ऐसी जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस वुड बी डिसअपॉइंटेड डिजेक्टेड टुडे, जिस तरह की परफॉर्मेंस आज टीम पाकिस्तान की हुई है उसके हवाले से ऑब्वियसली डिस्कशन होगी। क्या हुआ इस मुल्तान टेस्ट में, बड़ी उम्मीदें थी, बहुत दावे थे। रमीश राजा ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके कहा था कि हमें अलग किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी मुल्तान टेस्ट में। क्या अलग किस्म की क्रिकेट देखने को मिली? वही डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड हमें सामने दिखी, जिस तरह बेन स्टोक्स ने हमें कह कह के हराया है, पहले पिंडी में, उसके बाद अब मुल्तान में। अब हम इंतज़ार करेंगे कि कराची में जो है वो हमारे साथ फिर इस तरह टीम इंग्लैंड जो है वो करे। मुझे नहीं समझ आता कि हम कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ, कुछ समझ नहीं आता। एक अजीब डिलूजनल तरीके से हम जो हैं वो आगे बढ़े जा रहे हैं, अपने सेल्फ बिलीव में हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा। आपको सामने दिख रहा है कि टीम्स आपके घर पे आके आपको हरा रही हैं। हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, आज बन गया फिर से एक रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ये बना कि 1959 के बाद पाकिस्तान ने अपने होम सॉइल पे कंसेक्यूटिवली 3 टेस्ट मैचेस की शिकस्त जो है वो फेस की है। यानी हम रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स, और ये रिकॉर्ड्स हमारे एंटी, हमारे खिलाफ बन रहे हैं। सो यस, ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 2-0 से जो है वो इंग्लैंड ने अपने नाम की है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आई, द काइंड ऑफ बैटिंग कोलैप्स दैट वी सॉ टुडे। आज जब दिन शुरू हुआ था 157 रन हमने सिर्फ बनाने थे, और वो भी ना बना सके। पिंडी टेस्ट में भी यही हुआ कि हमने 9 रन्स के ऊपर 5 विकेटें गंवाई थी। सो यस, हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ हमें फिनिशिंग टचेस नहीं मिल रहे। 26 रन से जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई। वेरी पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट, और उसके हवाले से जाहिर सी बात है इन डेप्थ डिस्कशन होगी। शाहिद खान आफरीदी भी हमें ज्वाइन इन करेंगे, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली काफ़ी तो मैं बता चुकी हूँ मुल्तान टेस्ट के बारे में, बट व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से शुरुआत करते हैं अपने शो की, एंड देन वील मूव फर्दर। मूड हम सबका ज़रा बहुत डाउन होगा आज, बहुत ख़राब होगा, बट येस वील ट्राई टू जस्ट कंपोज आवरसेल्फ बैक और शुरू करेंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लिश टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसकी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ जीती है, जबकि पहली मर्तबा कौमी टीम के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो आप ये सोचें कि अगर इस वक्त डार्क एरा या डार्क एज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन टेस्ट मैचेस कहा जाए, इन टेस्ट फॉर्मेट कहा जाए, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चौथे रोज़ पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 198 रन 4 खिलाड़ी आउट पर शुरू किया, और पूरी टीम 328 रन पर ढेर हो गई। सऊद शकील ने 94 रन्स बनाए, मगर सऊद शकील के 94 रन्स भी जो है वो टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर अबरार अहमद की 11 विकेटें रायगा चली गई। अब आप यहाँ पे देख लें, खैर मैं और डिटेल में आगे बात करूँगी। मैं बार बार ये देखती हूँ कि जो स्टार प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं वो वही हैं जो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दें। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं जो कि आपको इस वक्त यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि जिन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान की तरफ से। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग ना करने को करार दे दिया। बाबर आजम ने यह कहा कि बल्लेबाजों ने बहुत आसानी से विकेटें गंवाई, दूसरी इनिंग्स में कुछ अच्छी पार्टनरशिप बनी, लेकिन बतौर बैटिंग यूनिट अच्छा फिनिश ना कर सके। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं कि मुल्तान की कंडीशंस पिंडी से मुख्तलिफ थीं। जिमी एंडरसन, मार्क वुड और रॉबिन्सन ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की, जो काबिल तारीफ है, और बेन स्टोक्स ने जो है वो शानदार डेब्यू पर अबरार अहमद को मुबारकबाद भी दी। और बेन स्टोक वो स्पॉट ऑन, लग ऐसा रहा था कि हम इंग्लैंड जाके खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशंस को शायद वो ज़्यादा बेहतर समझ गए थे। दूसरी तरफ जब बात कर ले तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हार्ट ब्रेक्स बहुत कम होते हैं हमारे इस वजह से, बिकॉज डायरेक्टली हम कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त फुटबॉल खेल नहीं रही है फीफा वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली वो हार्ट ब्रेक जो जिस तरह क्रिकेट में हमें मिलते रहते हैं वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नहीं उस तरह। सो फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इवेंट में 3 दिन का आराम है, और बुध और जुमेरात को सेमीफाइनल खेले जाएंगे। बहुत सारे मज़े के हमने मैचेस देखे। पेनल्टी किक्स पे जो है वो इख्तिताम हुआ। पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटीना के दरमियान
खेला जाएगा। एंड क्रोएशिया ने टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ब्राज़ील को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। क्रोएशिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ब्राज़ील को पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स के खिलाफ असाबशकन मुकाबले के बाद पेनल्टीज पर 4-3 से कामयाबी समेटी, यानी दोनों टीम्स एक बहुत टफ कंपटीशन करके सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तो ये सोच लें कि दो टफ कंटेंडर्स आमने सामने होंगे। इट वुड बी अ वंडरफुल सेमीफाइनल, वन ऑफ द सेमीफाइनल्स टू लुक फॉरवर्ड। आगे बात कर ले दूसरे सेमीफाइनल के हिसाब से, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस का मुकाबला होगा मराकश से। और फ्रांस ने जहां इंग्लैंड को शिकस्त दी, वहां आज इंग्लैंड ने जीत हासिल करके कहीं ना कहीं तो कुछ अपने आप को बैलेंस आउट किया होगा। मराकश ने तारीख में पहली मर्तबा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सो यस, मोरक्को इज इन एक्शन। और मोरक्को जो है वो हिस्ट्री की पहली मुसलमान टीम और अफ्रीका से टीम बन गई जो कि सेमीफाइनल का हिस्सा बनी है। मराकश ने क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को जेर किया। और पुर्तगाल एक वो टीम जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाहिर सी बात है, जो इनकी टफ वो ड्रिफ्ट चल रही थी कोच के साथ, शायद वो ले डूबी टीम पोर्चुगाल को। मराकश का सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। और ये लाइनअप हमारे सामने आ गई है सेमीफाइनल्स की, विच मीन्स पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटीना और दूसरा सेमीफाइनल होगा मोरक्को एंड फ्रांस। सो दिस वाज व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स आज का। एंड यस, फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियन ले, फ्रांस की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, एवरीवन वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, बिकॉज और जो टीम्स जिनकी बात की थी, जिनके लिए रूट किया था हमारे शो पे अलग अलग, कभी अदील ने रूट किया या औरंगजेब से हमारी रेगुलरिटी में बात हो रही थी, उन्होंने जिस तरह रूट किया, उनमें से जो है यहाँ सामने आपको फ्रांस की टीम दिखती है। बट येस, कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड टुडे इन मुल्तान, जाहिर सी बात है मुल्तान की परफॉर्मेंस पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी रियलाइजेशन है। हम पिच को ब्लेम करते हैं, बट जब आपकी इंटेंट पॉजिटिव हो, जब आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट हो, तो आपको दिखता है कि चाहे पिच जैसी भी हो। हम स्पिन विकेट की बात कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो इस तरह यूटिलाइज किया कि वो फास्ट बॉलर्स, और जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया प्लान बनाया गया पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट, और फास्ट बॉलर्स ने, इंग्लिश फास्ट बॉलर्स ने जो है वो जिस तरह परफॉर्म किया और जिस तरह विकेटें निकाली। हम स्पिन ट्रैक्स की बात करते हैं, हमने स्पिन ट्रैक बनवाया था, हमारे स्पिनर्स ने यहाँ पे विकेट्स ली, मगर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने विकेट हासिल की। और जिस तरह पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप तोड़ते चले गए, वो दैट वाज रिमार्केबल। एक पॉइंट पे जिस वक्त सऊद शकील और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो खेल रहे थे, लग ऐसा रहा था कि दिस वुड बी एन ईजी टास्क एंड वी वुड बी विनिंग फ्रॉम हियर। बट फिर उसके बाद वही हुआ, नवाज़ गॉट डिसीव्ड। नवाज़ के बाद जो है एक वो कंट्रोवर्शियल सऊद शकील का आउट, जिस पे बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि एटलीस्ट थर्ड अंपायर को देखना चाहिए, सोचना चाहिए था, बिकॉज एक तरीके से वो टर्निंग पॉइंट बन गया इस टेस्ट मैच की जीत और हार का। तो डेफिनेटली उस पर ज़रूर सोचना चाहिए था। बट दिस इज़ इट। पहला मैच जो कि पिंडी में हमने सामना किया शिकस्त का, वहाँ पे भी बेन स्टोक्स मेड अ मैच आउट ऑफ इट। और बेन स्टोक्स ने जो है वो पर्टिकुलरली हमको चैलेंज किया, और जिस तरह वो चैलेंज बेन स्टोक्स ने किया, वो चैलेंज हम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने पूरा गेम हमारे लिए सेट करके बिछाया था कि वेदर जीतना है तो आप जीतें, वरना हम जीत जाएंगे, और वही हुआ कि वो जीत गए। यही मुल्तान टेस्ट में इस तरह हुआ। वी हैड एम्पल इनफ टाइम, वक्त बहुत था, मगर ये पिच ऐसी थी जिस पे मेरा ख्याल से द बेस्ट डिफेंस वाज टू अटैक बैक, और वो ज़रा हम लैक करते हैं अटैक करने में। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल कादिर ख्वाजा को जो है वो ऐड इन करते हैं अपनी इस कॉन्वर्जेशन में, और ये मुल्तान में इस वक्त अभी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर की, कादिर आप उसमें गालिबन मौजूद होंगे। इस वक्त जो जितनी हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी वहाँ पे मौजूद है, डिसअपॉइंटेड तो हैं सबके सब?
देखिए सवेरा, बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज थी, आज थोड़ा सा बाबर आजम जिस तरह कहते हैं शिकस्त के बाद इंसान की जो हालत होती है, बाबर आजम उस तरह का उन्हें हमें थोड़ा सा दिखाई दे, नेगेटिव अप्रोच थी। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट की है गलती कि गलती हुई है और शिकस्त तस्लीम की है। सऊद शकील के बारे में कहा है कि उनका आउट जो है वो महंगा पड़ गया था और उनको लगा था कि उनका बॉल जो है वो जमीन को टच हुआ है, लेकिन अंपायर के जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा, वो आखिरी फैसला होता है। ये बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी एक्सेप्ट किया कि उनको भी लगा था, डगआउट में भी लगा था कि सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि सऊद शकील का लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, लाइन ड्रॉप हो गई है। हम फिर से कादर को करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। एंड डेफिनेटली सऊद शकील का जो कैच है, डेफिनेटली वो एक वजह ज़रूर है, बट वो अकेली वजह नहीं है टीम पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस और इस शिकस्त की। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एक रीज़न ज़रूर है, बट पूरी शिकस्त इस पे ब्लेम कर देना, आई डोंट थिंक कि हम इस एक्सक्यूज़ को लेके बैठ सकते हैं। और ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, इस वक्त आपको दिख रही है बॉल जो है वो फील्ड पे टच हो रही है। यस, ये कंट्रोवर्शियल ज़रूर है। हमें ज्वाइन इन कर लिया है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने, उनसे भी जानते हैं। लाला, आज दिल तो टूटा होगा। जी लाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लाला, एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, दिल तो टूटा होगा आज। वो तो एक ऐसी चीज जिसपे आपको लग रहा होता है कि यार इतनी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और फिर आखिर में जो है वो मैच हार जाना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिस तरह पहले मैच में, टेस्ट मैच में हमें मिली थी पाकिस्तान को, इसी तरह दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग स्पेशली बहुत अच्छी खेली। पहली इनिंग में जो वो लीड ले गए वो हमने थोड़ी सी ज्यादा लीड दे दी थी, अदरवाइज नॉट बैड। सेकंड इनिंग में हम काफी अच्छे खेले हैं। लाला, सेकंड इनिंग में अच्छे तो खेले हैं, बट आपको लगता है कि हम कहीं लैक कर रहे हैं अपने उस फिनिशिंग टचेस को? मतलब दोनों टेस्ट मैचेस को अगर मैं सामने रखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि बेन स्टोक्स लिटरली अपनी टीम को तो मैनूवर करके, यूटिलाइज करके अपनी रिसोर्सेज को वो खेल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो हमें खिलवा रहे हैं और वो हमें ऑप्शन देते हैं कि आए और ठीक है जीत के दिखाएं, वरना मैं जीत जाऊंगा। ये दोनों टेस्ट मैचेस में सामने हमें दिखा है दैट इंग्लैंड इज कंप्लीटली प्लेइंग अस आउट इन आवर ओन कंडीशंस। सवेरा, यही वो फर्क है कि जो टॉप टीम है, जो टेस्ट में या वनडे में या T20 में जो टॉप बनी है उसकी वजूहात होती है, ऐसे तो टॉप नहीं बन जाती। वो यही वो फर्क है जो हार और जीत का फैसला करता है। तो मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड की टीम देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस, हमारा क्राउड, सब कुछ, और उसके बावजूद वो हमसे जीत के जा रहे हैं इन कंडीशन, इन पिचेस के ऊपर जिसमें हमारे प्लेयर पले बड़े हैं। तो वो ये वो फर्क है जिसकी वजह से वो इंग्लैंड टॉप टीमों में से शामिल होती है। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को भी देख लेना चाहिए। सऊद शकील की इनिंग मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है, बड़ी मैच्योर, बड़ा टेक्निकल, बड़ा अच्छा चीज थी। सवेरा, आपने एक दिन जब टेस्ट मैच शुरू हो रहा था तो आपने एक बात की थी, उस चीज की हमने कमी महसूस की। एक प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन अजहर अली की जगह जो शान मसूद वाला जो बात आप कर रही थी, वो हमने टेस्ट मैच के अंदर देखा है कि हमने शान मसूद को मिस किया है। बिल्कुल, डेफिनेटली मिस किया है। देखिए, नथिंग अगेंस्ट आगा सलमान, और ठीक है आगा सलमान भी बहुत अरसे से जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब आपने 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स रखे हुए थे तो आपको एक पार्ट टाइमर स्पिनर की क्या ज़रूरत थी? आपको फिर अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, और आज शिद्दत से कमी महसूस हुई। बिकॉज सऊद शकील, हम लाला ये बात भूल नहीं सकते कि ये दूसरा टेस्ट मैच है उनका। एकदम से एक लड़का जो कि आता है, आके पहला टेस्ट मैच खेलता है, दूसरे टेस्ट मैच में हम पूरी बैटिंग उस पर डिपेंड करने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक अपकमिंग नए लड़के के साथ ज्यादती होती है। सवेरे, मुझे ये बताएं, सऊद शकील कितना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है? जी, सऊद शकील ने कितना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है? बहुत अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। 56 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं तकरीबन सऊद शकील के, और उन्होंने ये स्टेटमेंट ये कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि शायद 3 साल मेरा डेब्यू लेट हुआ है। सो ही रियलाइजेस कि उन्होंने अपने काफी साल जाया किए हैं। उसने परफॉर्म किया है, काफी अर्सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। वो कोई T20 की एक मैच की परफॉर्मेंस से
टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास में जिस तरह सिलेक्शनें होती रही हैं कि एक मैच के अंदर परफॉर्म करो और इसके बाद टीम के अंदर आ जाओ, ये वो प्लेयर है, ये वो एक्सपीरियंस है, वो खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हर किस्म की कंडीशन, हर किस्म के पिचेस के ऊपर वो लड़का खेला है। तो जिसकी वजह से वो इतना टेक्निकली साउंड प्लेयर नजर आया है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी वो है कि ठीक है क्रिकेट मैच हारते हो, लेकिन हमें पॉजिटिव अगर देखें तो सऊद शकील की शक्ल में हमें एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें मिला है। बिल्कुल लाला, कुछ और चीजें जो कि इस टेस्ट मैच के दौरान हुई जिन पे बहुत सारे जो हैं वो सवालिया निशान उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। आई बिलीव कादिर भी अगर मेरे साथ हैं, वो क्योंकि मुल्तान में मौजूद थे, उनको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पता होंगी, बिकॉज हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जाती हैं वो सेट नहीं बैठती हैं। वो कादिर, अगर आप मुझे इसमें ज़रा इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो कर सकें, बता सकें। इमामुल हक MRI के लिए गए थे और MRI से वापस आए, बट एक बंदा जो कि MRI के लिए गया है, हैमस्ट्रिंग की बात हो रही है कि हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, उसके बाद आके वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे देते हैं और रिजवान ओपन करते हैं? क्या रिजवान के लिए ओपनिंग की जगह बनाई जा रही थी? देखिए सवेरा, ये रिजवान की जो ओपनिंग का जो अभी आपने बात की है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और रिजवान जो है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज थी तो उस वक्त मैंने खबर दी थी कि मोहम्मद रिजवान चाहते थे, टीम कप्तान को भी और मैनेजमेंट को भी उन्होंने राजी कर लिया था कि वो ओपनिंग करें। इमामुल हक के अंगूठे में जो है वो इंजरी हुई थी और उनको अंगूठे में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इमाम ड्रॉप हो रहे थे और अब्दुल्ला शफीक को इमामुल हक चाहते थे कि वो खेलें। तो आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान ने कप्तान को भी राजी कर लिया था तब और सकलैन मुश्ताक को भी राजी कर लिया था कि मैं ओपन करूं टेस्ट मैच में। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इमाम खेले और उन्होंने सेंचुरी भी बनाई। अब जो इमाम का हैमस्ट्रिंग का हुआ था वो ऑन डे हुआ था और सुबह आके उनको जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद कप्तान और हेड कोच ने फिर मोहम्मद रिजवान का नाम लिया और उनको ओपन करवाया। तो आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान चाहते थे कि वो ऊपर आकर खेलें और अच्छी, और अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस वो दे देते तो फिर हो सकता है कि मुझे लगता है कि वो ओपनिंग का जो उनका स्टैंड था और T20 और वनडे वाला, उसमें उनको चेंज करना पड़ जाता और फिर उसके बाद टेस्ट मैच में अब वो ओपन के आने के ख्वाहिशमंद थे, जो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब दूसरी बात है जो लाला ने की है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप जो डोमेस्टिक के लड़के हैं, हमने चीफ सेलेक्टर से बात की, गुज़श्ता रोज वो आए थे मीडिया रूम में और उनसे जब बात हो रही थी सलमान अली आगा की, तो उनका ये कहना था कि वो एज ए बॉलर नहीं शामिल किए गए, वो एज ए बैटर शामिल किए गए हैं। और कोई लोग समझते हैं कि वो बॉलर के तौर पर शामिल किया गया, तो ये वो उनकी गलतफहमी है। आगा सलमान जो है वो एज ए बैटर शामिल किया गया है। सऊद शकील आप देखें कि 59 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसकी जो है वो सेंचुरीज हैं, उनकी 50s हैं, उनकी परफॉर्मेंस है 53 की एवरेज है। तो वो अपने बलबूते पर आया, जिस तरह शान मसूद खिड़की दरवाजे तोड़कर सिलेक्शन कमेटी को जो है उनको मजबूर कर दिया था कि उसका नाम शामिल करें। अजहर अली की जगह लाला ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप ऊपर जो है वो शान मसूद की एंट्री कर लेते तो आपकी बैटिंग लाइनअप, आप ये देखें कि लेफ्ट जो हैंड बैटर थे उनके अगेंस्ट उनके स्पिनर्स भी और उनके फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए मोहम्मद नवाज और सऊद शकील आए हुए थे। फिर उसके बाद सऊद शकील और इमामुल हक की भी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि फ़हीम अशरफ जो कि आज आउट हो गए, लेफ्ट हैंडेड बैटर थे, आउट हो गए इनिशियल ओवर्स में। उसके बाद नवाज की और सऊद शकील की बैटिंग पार्टनरशिप लगी। जब राइट हैंड बैटर आया उस वक्त स्ट्रगल करने लग गए तमाम हमारे बैटर्स और फिर वो हमने टारगेट भी अचीव नहीं किया। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं, लेकिन मैं इंग्लैंड को इस चीज का क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने निडर क्रिकेट खेली है। और आप ये देखें कि हमारी होम सीरीज में 22 साल के बाद फिर दोबारा इंग्लैंड ने शिकस्त दी है। बिल्कुल बहादुरी से बात करें, बहादुरी से खेली और ऑब्वियसली फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। लाला, यही बात जो है, ये बार बार जो है ना, ये जो मैंने अभी कादिर से बात की, मैं आपसे भी पूछूंगी, बिकॉज ये बात बार बार परेशान कर रही है। एक प्लेयर जो कि हैमस्ट्रिंग की वजह से डाउटफुल होके MRI करवाने जाए, वो वापस आए और उसी दिन उसी टाइम वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेले कि वो 57 के स्ट्राइक रेट से 60 रन स्कोर कर जाए। इतना आराम से हो जाता है? हैमस्ट्रिंग इंजरी ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है और इंजरी कितनी सीरियस है। तो मेरे ख्याल हैमस्ट्रिंग होता है, आपको कभी कभार आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं या कभी कभार हल्का सा खिंच जाता है रेस्ट करने के बाद। टेस्ट में तो चलो आप बैटिंग कर लेते हो, लेकिन जैसे वनडे क्रिकेट हो गई, T20, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए कि आप बिजी रहते हो। मेरे ख्याल में अगर ये मैंने भी सुना है कि रिजवान ने काफी दफा ख्वाहिश जाहिर की एज अ ओपनर
खेलने की टेस्ट में। और मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि मौका दिया गया है, वरना होता ही है कि अगर ओपनर नहीं है तो तीसरे नंबर वाला बैट्समैन वो ओपन करता है। और लाला, एक आई एक थिंक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज एक इंसिडेंट मुझे याद आता है जिस वक्त आप खेल रहे थे और उस वक्त आपका और इजाज भट्ट साहब का एक बात पे बड़ा क्लैश होता था, प्लेयर पावर। आपको लगता है दैट प्लेयर पावर इज बिल्डिंग अगेन बहुत स्ट्रांगली? मतलब अगर रिजवान ओपन करना चाहते हैं तो दूसरे को नीचे बुला दो, रिजवान ओपन कर लें, क्योंकि वो पिछली 10 इनिंग में फेलियर रहा उनका टेस्ट क्रिकेट में, वो अच्छा नहीं कर पा रहे, तो रिजवान से ओपन करा के देख लें, रिजवान को चौथे पे खिलाएं, रिजवान को 5वें पे खिलाएं, रिजवान 8वें पे खेलें। मतलब इज इट अबाउट टीम पाकिस्तान और इज इट अबाउट मोहम्मद रिजवान? देखिए, पावर होती है, प्लेयर पावर होती है। उसकी वजह यह है कि जब आप परफॉर्मेंसेस किए जा रहे हो, आप स्टार सुपरस्टार बनते जा रहे हो, फिर आप चीजें मनवाते हो कि मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं यहाँ बैटिंग करूंगा। वहां फिर जो मैनेजमेंट और कोच का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि वो एज अ टीम लेके चलना चाहता है या एज ए इंडिविजुअल लेके चलना चाहता है। तो मेरे ख्याल में डिसीजन वो होना चाहिए जो टीम के लिए बेहतर हो। कोई ऐसा किसी की फेवर नहीं होनी चाहिए। आप कोच की बात कर रहे हैं, कल मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की फेलियर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो हाथ उठा लिया कि ये मेरा डोमेन नहीं है। अगर किसी प्लेयर की बैटिंग का डोमेन बैटिंग कोच का डोमेन नहीं है तो किसका डोमेन होगा फिर? मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच है ना वहां पे। बिल्कुल। हाँ, बैट्समैन अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है मोहम्मद यूसुफ से पूछा जाएगा सवाल। बट उन्होंने जवाब में ये कहा कि रिजवान की बैटिंग मेरा डोमेन नहीं है, तो फिर वो किसका डोमेन है? मुझे समझ नहीं आई उस जवाब की कोई मुझे सवेरे इस चीज का आइडिया नहीं कि मोहम्मद यूसुफ से सवाल क्या पूछा गया है। उससे नंबर और नंबरिंग का पूछा है कि परफॉर्मेंस का पूछा है? परफॉर्मेंस का पूछा गया कि मोहम्मद रिजवान के जो है वो फेलियर्स आ रहे हैं रेगुलरिटी में टेस्ट क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह हम बैटिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह वो दूसरे फॉर्मेट में हमें बैटिंग करते हुए दिखते हैं। तो उन्होंने उसमें जवाब में कहा कि वो मेरा डोमेन नहीं है। मेरे ख्याल में एज ए हेड कोच, एज ए बैटिंग कोच तो उसी का डोमेन ही बनता है। और मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान को पहले भी मशवरा दे चुका हूँ और उसी मशवरे पे ही हूँ। किसी दूसरे लड़के को चांस दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मोहम्मद रिजवान को टेस्ट से ड्रॉप किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाए, लेकिन उसको रेस्ट लाजमी कराया जा सकता है। आप टेस्ट सीरीज हार गए हो, तीसरा मैच कराची में है, तो आप यहाँ पे चांस दे सकते हैं दूसरे प्लेयरों को। मैं समझता हूँ कि व्हाई नॉट सरफराज को आना चाहिए, शान मसूद को आना चाहिए, इन लोगों को चांसेस देने चाहिए आपको। बिल्कुल, डेफिनेटली देने चाहिए। और रेस्ट किसी भी प्लेयर को कराना, कोई प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता और कोई प्लेयर अगर रेस्ट करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती। बट लाला, एक और चीज़ जो कि ऑब्जर्व की, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि डोमेस्टिक को जब हम वैल्यू करते हैं हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं। हमने अबरार को देखा, अबरार की परफॉर्मेंस देखी। मतलब अगर आप अबरार की विकेटें निकाल देते हैं तो बचता क्या है इस पूरे टेस्ट मैच में? हमने सऊद शकील को परफॉर्म करते हुए देखा। हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हसन अली जब इंजरी से वापस आए तो उन्होंने पहले फर्स्ट क्लास में सेंट्रल पंजाब को टाई करवाया फाइनल में। वो पूरा फर्स्ट क्लास का आधा सीजन खेल कर आए, 6 मैचेस उन्होंने खिलवाए सेंट्रल पंजाब को, एंड देन जब वो वापस आए वो एक बिल्कुल अलग प्लेयर लग रहे थे। हम बार बार ये बात करते हैं डोमेस्टिक को वैल्यू करें, मगर जब खिलाड़ी देखते हैं अपनी टीम में तो वो 14 मैचेस 16 मैचेस खेल के एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का हमें बहुत शौक है। सवेरा, हमारे हर प्लेयर जो है ना वो टैलेंटेड है, अच्छे हैं, तगड़े। बात ये है कि उसको सिलेक्शन कमेटी यूज किस तरह कर रही है। अब एक प्लेयर है जो टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो 2-3 सीरीज से परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी का काम ये होना चाहिए कि उसके पीछे एक प्लेयर तैयार हो कि वो इसकी जगह खेलेगा, जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंसेस करता हुआ आया है वो खेलेगा उसकी जगह। और जो प्लेयर नहीं करता डोमेस्टिक क्रिकेट में चला जाता है, वो 8-10 मैचेस या एक सीजन खेल के दोबारा कमबैक करता है। हमारा मसला ये है कि उसको बेच के अंदर फिर हम भूल जाते हैं उसको। उसके लिए पूरे प्लान होने चाहिए सिलेक्शन कमेटी का। 20-25 प्लेयर्स के हवाले से प्लान्स होते हैं कि ये प्लेयर इतनी सीरीज, अभी किसी आप नए प्लेयर को डेब्यू करा रहे हैं तो ये थोड़ी कि 1-2 मैच में उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, नहीं, आप उसको 5-6 मैचेस खिलाते हो। अगर परफॉर्म करता है तो ठीक है, प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आप सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर चांस देती है। अगर नहीं करता तो वो वापस डोमेस्टिक सर्कल में जाता है।
बिल्कुल जी। लाला, हम डिस्कशन ये कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रमीश राजा ने भी दिए ड्यूरिंग इंटरव्यू का, जो उन्होंने जब इंटरव्यू अभी जो है जो बीबीसी की टीम है उनको इंटरव्यू दिया, उस पर भी कुछ कमेंट्स किए। जनरली आगे भी और कुछ कमेंट्स आए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आते, शायद अगर आपको समझ आए तो आप हमें बेहतर समझा सकें। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। कादिर भी हमारे साथ हैं, वापस आएंगे तो कादिर ने भी सवाल पूछना है लाला से after the break. And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi and Qadir Khwaja भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है मुल्तान टेस्ट के हवाले से। आज चौथे दिन मुल्तान टेस्ट का हुआ इख्तिताम एंड इवेंचुअली पाकिस्तान ने फिर शिकस्त का सामना किया और बिल्कुल कंट्रोल किया इंग्लैंड ने हमें। इस वक्त लग ये रहा है कि बेन स्टोक्स यहाँ बैठ के जो है PS5 का कंट्रोलर है उनके हाथ में, एंड ही इज़ कंट्रोलिंग टीम पाकिस्तान। जिस तरह टीम पाकिस्तान को वो ही इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, पिंडी टेस्ट में भी उन्होंने यही किया, अपॉर्चुनिटी दी कि आए लड़ें, जीत सकते हैं तो जीत के दिखाएं, वरना हम जीत के जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। लाला, जब हम बात कर रहे हैं, ये दोनों टेस्ट मैचेस का सैंपल अब हमारे सामने है। स्काई स्पोर्ट्स से रमीश राजा साहब की जो है वो बात हुई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लाला, वो मैं स्टेटमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद आप फर्दर ऑन बताइएगा कि मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आया वो स्टेटमेंट, शायद आप उसको क्लैरिटी में बता सकें। उनका ये कहना था कि मैंने बाबर को कह दिया है कि T20 के लड़के लेकर आओ जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे हमारे लिए, बिकॉज इंग्लिश जो टीम है वो T20 की तरह टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। तो मुझे भी इस किस्म की जो है वो क्रिकेट देखना पसंद है। सो हमें भी T20 के प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए। आई डोंट नो रमीज भाई का क्या मतलब था इसका कहने का। मैं जो समझा वो ये समझाऊं कि T20 के अंदर जो इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेली है, तो वो क्रिकेट सबने एंजॉय किया, सबको बल्कि हैरान किया उनकी बैटिंग ने। तो मैं भी इस वजह से कह रहा हूँ कि प्लेयर ऐसे प्लेयर हों जो शॉटें मारते हुए डरते ज्यादा टाइम क्रिकेट खेलते हो, जो बॉलर्स के मतलब बॉलर अंडर प्रेशर ना कर सके बैट्समैनों को। तो उनका मे भी ये मतलब वो कहने का ऐसा तो नहीं है कि T20 की टेस्ट में T20 की टीम लड़के खिला दो। मेरे ख्याल में वो सिर्फ माइंड सेट की बात कर रहे होंगे। मे बी हमने T20 का प्लेयर खिलाया था, हारिस रऊफ। आपने देख लिया कि हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड हो गए। ऑब्वियसली एक टेस्ट के लिए बॉलर को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है इतनी लंबी बॉलिंग करने के लिए। हमने वो सेटबैक तो पहले ही देख लिया है, मगर आई डोंट नो कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रमीश राजा साहब ने ये बात की है। फिर एक और बात जो कि हमारे लिए एक बहुत टची टॉपिक हर दफ़ा इसलिए रहता है बिकॉज हम आर्क राइवल्स हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं वो सेल भी बहुत होती है, उस पर बात भी बहुत होती है, उस पर अटेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। रमीश राजा साहब ने एक बहुत दिनों से स्टेटमेंट ज़रूर आ रहा है। ऑब्वियसली हमें पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान PCB की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीश राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली BCCI के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है। यानी रमीश राजा ये नहीं चाह रहे, बट क्योंकि फैंस चाहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। जी लाला। देखिए सवेरा, बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बाती हो कि ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे या वो नहीं सकता। अब इंडिया नहीं आ रहा तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप ICC का अलग है, ICC एक अलग इदारा है और वो उनका इवेंट है वर्ल्ड कप, उस पर आप मना कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि इस लेवल पे एज ए चेयरमैन बैठे हुए ग्लोबली एक मैसेज जाता है, तो एक ऐसा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए। और जब फैंस की हम बात करते हैं लाला, तो फैंस तो बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। दो कि मैं बहुत ज़्यादा उस बात को कंडेम करती हूँ कि कल जिस तरह बाबर आजम को ग्राउंड में ट्रोल किया गया, हमारे अपने पाकिस्तानियों ने बाबर आजम को आवाज़ें लगाई। वट एवर वी से, वो हमारा वो जिस तरह की भी कैप्टनसी कर रहे हैं, मैं बड़ी क्रिटिकल रही हूँ उनकी कैप्टनसी के हवाले से, बट एज अ बैटर ही इज़ अ लेजेंड फॉर अस। वो इन द वे ऑफ बीइंग अ लेजेंड हैं और इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और जिस तरह मुल्तान स्टेडियम में बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया गया, लाला अगर उस आवाम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़।
देखिए ये चीजें जैसे अगर हमने भी अपने टाइम में भी देखी हैं ये चीजें। देखें, हमें अपने प्लेयरों की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो दुनिया कदर नहीं करेगी, तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में ये चीजें और फिर सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें आ जाती हैं। नो डाउट बाबर आजम हमारी टीम की हमेशा से कहता है वहाँ बैकबोन है। सिर्फ एक प्लेयर की और उसकी इस सीरीज में भी कोई बुरी परफॉर्मेंसेस तो नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंसेस है। वो कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का मैच तो नहीं खेलने जाता कि अकेले परफॉर्म करे और अकेले टीम को जितवाए। जब तक 11 की 11 लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे एक इंडिविजुअल से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो बस वो कप्तान है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आती हैं और थोड़ा सा लोगों की तरफ से आया जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत रिस्पॉन्स है। वो हमारा हीरो है और हीरो रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मतलब बाबर को जो जिस तरह की बॉल पड़ी, बाबर को जिस तरह उस पैच पे वो बॉल पड़ के और जो उसने रिएक्ट किया बॉल ने, वो बहुत अच्छी, सेल्फ बॉल बहुत अच्छी थी। और जिस तरह वो बॉल पड़कर आई है वो उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। एंड हो सकता है ऐसे कभी कभार, वरना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज अ बैटर बाबर आजम से कोई शिकायत नहीं है। एज अ कैप्टन क्या क्या और इम्प्रूव करना पड़ेगा बाबर आजम को लाला, एक आउटस्टैंडिंग कप्तान जिस तरह बेन स्टोक्स ने भी मैनूवर किया अपनी टीम को उस तरह बनने के लिए? कप्तानी जो है ना, लीडरशिप जो नाम है ना, वो ये है कि सबको साथ लेके चलना। और सबको साथ लेके चलने का मतलब ये है कि आपके साथ जो आपके सीनियर्स हैं उनको अपने साथ बिठा के उनके साथ प्लान को डिस्कस करके उन सीनियर्स को इन्वॉल्व करें कप्तान अपने साथ अपने प्लान्स के अंदर। तो होता क्या है कि सीनियर्स आपको फिर बहुत रिस्पांस देते हैं। जब आप मशवरे बाहर के लोगों से लेना शुरू कर दें या किसी मशवरे में सीनियर्स को इन्वॉल्व ना करें, वहाँ इश्यूज आते हैं। हमारे दौरों में भी बड़ा ये चीज़ रही है और ये मुझे अभी भी सुनने को मिल रही है कि कप्तान जो है वो अपने एक आधा किसी बाहर के लोगों से मशवरे लेते हैं, टीम के सीनियर्स के साथ मशवरे नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम के साथ जितने भी सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके साथ मशवरे के साथ काम करना चाहिए। सीनियर्स को इन्वॉल्व करे कैप्टन एज अ लीडर। बिल्कुल। और जो मेरा ख्याल से जो लीडर ओपन टू सजेशंस होता है उसको बड़ा फायदा होता है। कभी कभार आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज सोच नहीं रहे होते और कोई और एक सीनियर अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको वो नजरिया दिखा देता है जिस नजरिए से आप देख नहीं रहे होते। कादिर, आप सवेरा आप किसी जूनियर से आप कप्तान जब एक जूनियर से मशवरा लेता है तो जूनियर कॉन्फिडेंट फील करता है, उसको इंपॉर्टेंस पता चलती है नहीं यार कप्तान ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो कप्तान को वो रिस्पॉन्स भी फिर वैसे ही देता है ग्राउंड के अंदर। तो मशवरा लेना चाहिए एज अ लीडर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जाके बैटिंग करनी है या मीडिया के सामने खड़े होकर इंटरव्यू करना है, नहीं। एज अ लीडर एज अ कैप्टन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबको खुश करके लेके चलना होता है। हर एक बंदा अलग अलग शहर अलग अलग सूबे से आया हुआ होता है, बहुत सारी चीजों को समझ के लेके चलना पड़ता है। डेफिनेटली। और वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है, वो हैंड इन हैंड होता है। बट कादिर, आप लाला से कुछ पूछना चाह रहे थे, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो। बिल्कुल, मैं लाला से सवेरा दो सवालात हैं। लाला, आपने माशाल्लाह बड़ी दुनिया में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। हम लोग 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारी है। पहला सवाल ये है कि होम कंडीशन पे आप लोग जब खेलते थे, कोई बाहर से टीम आती थी, बड़े बड़े नाम थे तब, अब तो जो है वो उनके 70% 30% भी नाम नहीं है, लेकिन अब वो तब जो बड़े नाम थे उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ता था, होम कंडीशन से फायदा उठाते थे। क्या आप रमीज राजा की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए, बोर हो जाते हैं लोग, 4 दिन में 3 दिन में फैसला आना चाहिए, या वो टेस्ट क्रिकेट वो वाकई हुस्न है टेस्ट क्रिकेट का कि आप हौसले और बर्दाश्त से खेले? और दूसरा सवाल है कि चीफ सिलेक्टर से जब हमने बात की थी वो ये थी कि जो बाकी डोमेस्टिक में आप लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक में प्लेयर्स के पास पोटेंशियल उस तरह का नहीं है जो वो हम रिप्लेस कर सकें। अब मैंने हारिस रऊफ की बात की थी, नसीम शाह की बात की थी कि इनके मुतबादिल जो है वो हमारे पास अब्बास है, उसके बाद साजिद खान को इन्होंने एक्शन का बहाना लगाकर उनको बाहर कर दिया, फिर उसके बाद मीर हमजा है, परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये अभी परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल की नहीं है कि वो उनको रिप्लेस कर सके। ये 2 सवाल है लाला, इसका थोड़ा सा जवाब चाहिए आपसे। देखिए, टेस्ट क्रिकेट हकीकत में मैं और आप भी उस वक्त टीवी पे बैठ के देखें जब कुछ अच्छा चल रहा हो, पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज है, हमें देखते हैं क्यों मजा आता है, विकेटें भी गिर रही होती हैं, शॉटें भी चल रही होती है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। जो इंग्लैंड जिस पहले दिन जो क्रिकेट खेला है 5-6 रन के एवरेज को लेके चला है यार, आप बोर नहीं हुए, आप देख रहे हो बाउंड्रियां आ रही हैं उसके अंदर। तो आप एग्रेसिव क्रिकेट हर कोई पसंद करने लगा। T20 के बाद T10 के बाद क्रिकेट चेंज हो गई है,
अब पूरा दिन खड़े होकर 100 बॉलों पे 10 रन करोगे तो बंदा हम पहले बोलेंगे कि यार इसको बाहर निकालो, क्या खेल रहा है, बोरिंग हो गई, टीवी ऑफ कर देंगे। तो क्रिकेट इसी तरह की क्रिकेट इस तरह की मजा आता है। जहां तक आपने दूसरी बात की है, ये हमारी हमेशा से बात रही है सवेरा हम सबकी, कि आपकी बेंच स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके पास देखिए अब्बास की आप बात कर रहे हैं, अब्बास बेचारा इंग्लिश कंडीशन में तो ठीक है क्योंकि वो एरिया पकड़ता है, स्विंग सीम होता है, उसका बॉल अच्छी जगह पे गेंद करता है। इन कंडीशंस में अब्बास, मैं नहीं समझता कि अब्बास को आप याद कर रहे हैं अब्बास की। हाँ, यहाँ पे आप हसनैन को खिलाएं, आप जिसका पेस है। हसनैन आपका तेज बॉल करता है, यंग भी है और क्रिकेट खेलने की उम्र है। अबू धाबी में T10 खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? पाकिस्तान टीम, वही वाली बात है कि बेंच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हर प्लेयर जो अंदर खेल रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये उसके परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ है। तो ये होती चाहिए, बेंच स्ट्रांग होनी चाहिए। लाला, एक बहुत बड़ा इशू जो हम रेगुलरिटी में देख रहे हैं कि किसी लड़के को नहीं खिलाना तो कह दो वो इंजर्ड है। ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुआ जब यासिर शाह को कह दिया गया कि यासिर शाह इंजर्ड है, इस वजह से वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, और यासिर शाह ने वहां पे अपनी टीम को जो है वो पाकिस्तान कप जितवा दिया। एक फ्लाइंग कैच भी लिया, पता नहीं इंजरी में कैसे वो इधर से उधर उड़ते हुए कैचेस ले रहे थे। अब बात आती है मीर हमजा की। मीर हमजा भी बात यही हुई कि वो इंजर्ड है और इंजरी की वजह से जो है मीर हमजा को हम कंसिडर नहीं कर रहे। मगर आज जबकि नेशनल वनडे कप होता है, पाकिस्तान कप जो सपोजिटली होता था, उसमें जो है मीर हमजा जब बॉलिंग करते हैं तो बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। 7 ओवर्स कराते हैं, 26 रन देते हैं, 2 विकेटें हासिल करते हैं, 3.71 की इकोनॉमी से वो बॉलिंग करते हैं और फिर बैटिंग भी करते हैं और 39 रन जोड़ते हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के हैं। ये कैसी इंजरी है लाला, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए इंजर्ड हैं वो, बट अपनी डोमेस्टिक की टीम बलूचिस्तान से खेलते हुए वो इंजर्ड नहीं है? ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर रही हैं सवेरा, जिसको सामने अच्छी बात है कि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं किए होते, हम बेहतरी की बात ही करते हैं। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे की तरफ जाए और जिन प्लेयर्स का हक है, जिनका राइट्स बनता है, उन्हें चांस मिले, मौका मिले। तो आपकी भी यही कोशिश होती है, हमारी भी यही कोशिश होती है। जब आप हारते हो तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। बात वही है कि आप अपने बेंच को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हर लड़का आपके लिए रेडी बैठा हुआ हो। मैं वो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करें। आप कोई भी हो, शाहीन टीम में है नहीं है, हारिस रहूफ टीम में है नहीं है, उनकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये वो सारे लड़के हैं, मीर हमजा वगैरह काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, इनको सामने आना चाहिए। ताबिश की, अगर मैं ताबिश की बात करूं, उसने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस की है। मेरे ख्याल में एक आधा फ्लैट विकेट पे उसको मैच दिया, उसके बाद वो लड़का किधर है, गायब हो गए। तो कि कोई प्लान, प्लेयर्स के हवाले से प्लान लाजमी होने चाहिए सिलेक्शन कमेटी के, एक आधा 2 सीरीज के नहीं, उसके पूरे साल के प्लान होने चाहिए प्लेयर्स के। बिल्कुल। और लाला, जब हम वर्कलोड की बात करते थे कि वर्कलोड मैनेजमेंट करनी चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट करनी चाहिए, उस वक्त तो कोई वर्कलोड मैनेजमेंट हमें दिखी नहीं। मगर अब जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए इस टेस्ट मैच से पहले, तो उस वक्त उन्होंने ज़रूर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की कि नहीं, हमें अपने बॉलर्स को जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा और वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। विच मीन्स जिस पे हम आवाज़ उठाते हैं, जिस पे ये बात होती है, मीडिया क्रिटिसाइज करता है, इवेंचुअली आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप में वो होना शुरू हो जाता है। हमने अबरार के लिए इतना शोर मचाया कि पिंडी टेस्ट में उसको नहीं खिलाया, उसको खिलाएं, आपने उसको खिलाया, आपके सामने वो रिजल्ट्स आ गए। विच मीन्स सही मैथ्यू हेडन ने कहा था कि पाकिस्तान टीम एक रिएक्टिव टीम है, जब तक उनके ऊपर रिएक्शन नहीं आता तब तक वो कोई चीज़ नहीं करते, और इवेंचुअली वही करते हैं जो मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा होता है। सवेरा बात वही है कि एक छोटी सोच है, एक आपकी बड़ी सोच है। हम लोगों की मसला ये है कि हम लोग कल का सोचेंगे, परसों का सोचेंगे। वही वाली बात है कि गोरों की जो सोच है ना, वो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल की सोच के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो हमें अपने प्लान्स को थोड़ा सामने देखना। अब मसला ये सवेरा कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोचे, उसको ये नहीं पता कि उसने कितने अरसे रहना है। रमीज राजा को ये नहीं पता कि उसने चेयरमैन कितना अरसा रहना है। हमारे ये भी बड़े इश्यूज है ना, हम सिस्टम को हिला देते हैं, हम बंदे को सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं कि भाई बंदा ये होगा, जब तक ये होगा ये सिस्टम होगा, जब दूसरा आएगा तो ये सिस्टम हो जाएगा। हमारी अपनी भी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, जो हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे काम। बट लाला, एक चीज़ और जो कि मैं इस टेन्योर में बहुत रेगुलरिटी में बात कर रही हूँ, आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा
टॉप पे इंसान नहीं बैठा हुआ जो कि हु हैज़ एन आई टू जज कि हाँ ये प्लेयर है जिस पे हमें टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि मैं फिर वापस जाऊंगी और मैं बात करूंगी जिस बाबर आजम को आज हम चीयर करते हैं, जिस बाबर आजम पे हम फख्र महसूस करते हैं, ये वही बाबर आजम है जिसको मिकी आर्थर ने मुसलसल मौका दिया। बहुत सारे फेलियर्स आए बाबर आजम के, मगर मिकी आर्थर मौका देते चले गए, इतना कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि बाबर तो बेटा लगता है मिकी आर्थर का, इसलिए इतने मौके दिए जाते हैं। बट इवेंचुअली ही न्यू व्हाट बाबर आजम्स पोटेंशियल वाज। मुझे ऐसा लगता है कि हम उन लोगों पे वाउच करते हैं जो कि इवेंचुअली आपको कुछ करके नहीं देते। आमिर जमाल आए, आमिर जमाल के चर्चों की बात यही बैठ के चीफ सेलेक्टर ने की। उन्होंने ये कहा कि शाहिद आफरीदी भी तो आउट ऑफ द ब्लू आ गए थे, जो कि नहीं आए थे, मगर आमिर जमाल भी इस तरह आ गए। सो आपको ऐसा लगता है कि आए नहीं है जो अभी टॉप पे लोग बैठे हैं कि वो जज कर सके कि कौन कितना टैलेंटेड है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये सारा काम जो है ना, नो डाउट मोहम्मद वसीम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आई नो के जो अच्छा करता है डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में, उनकी सिलेक्शन कमेटी की कोशिश होती है कि मौका दिया जाए। और बात वही है, सवेरा के हैं ऐसे लोग हैं, उनकी नज़रों में हैं ऐसे प्लेयर्स अभी जो अंडर 19 के खेले हैं बच्चे, उनमें जो 3-4 लड़के हैं उनको ग्रूम किया जाए, उन्हें बाबर आजम भी बनाया जाए, रिजवान बनाया जाए, ठीक है ना। आप प्लेयर सवेरा, बात यह है कि प्लेयरों को रेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बात को रिपीट करते हुए, जितनी आपकी बेंच स्ट्रांग होगी, लड़का खेलेगा उसको प्रेशर भी होगा कि उसकी परफॉर्मेंस का, जब वो नहीं भी खेलेगा दूसरे लड़के को मौका मिलेगा और उस प्लेयर को रेस्ट भी मिलेगा। तो हमारे जितने भी यही कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, हारिस रऊफ, शाहीन, रिजवान, ये बाबर, ये कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको रेस्ट देना भी जरूरी है ताकि इनके करियर्स लंबे हों, ताकि ये अच्छा परफॉर्म करे और इनकी जगह जो खेले वो मेरिट के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट की सीजन खेले हुए कोई परफॉर्मेंस करे। अभी हम ठीक है, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं हर एक को, सऊद शकील की जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी है, सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, या जो अबरार है इसकी सिलेक्शन का क्रेडिट जो है मिलना चाहिए कि एटलीस्ट सिलेक्शन कमेटी ने हमें सुना या किसी को भी सुना, एटलीस्ट उसको मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा काम किया वो बिल्कुल किया, चाहे रिएक्शन में किया कि नहीं किया। लाला, जाते जाते एक सवाल, ऑब्वियसली सीरीज अब जो है वो हमारे हाथ से निकल गई है, कराची टेस्ट अकेला रह गया है। आपने अभी पहले भी मेंशन किया कि जिन लड़कों को मौका नहीं मिला उनको मौका दे देना चाहिए। क्या कराची टेस्ट में आपको खेलते हुए दिखेंगे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या सरफराज खेलते हुए दिखेंगे या और जिन लड़कों को मौका नहीं मिला वो खेलते हुए दिखेंगे? नहीं, वो खेलते हुए दिखेंगे ना देखें, ये बात की बात है। मेरी और आपकी ये ख्वाहिश है, बल्कि मुझे नहीं पता आपकी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि सरफराज को चांस मिलना चाहिए, शान मसूद को चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल एज ए बैटिंग में उन्हें चांस मिलना चाहिए। और अब तो वो कहते हैं ना सारी कश्तियां जला दी हैं, तो फिर जारहाना क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए, हमें खेलना चाहिए अटैकिंग क्रिकेट फॉर अ चेंज। अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग पॉजिटिव क्रिकेट, जिस तरह इंग्लैंड ने जिस माइंडसेट के साथ वो खेले उस तरह की क्रिकेट खेले, क्यों ना खेले, अंडर प्रेशर बॉलरों को अंडर प्रेशर करे। वरना टेस्ट में ये है कि ज्यादातर डोमिनेट जो है वो बॉलर्स करते हैं, अच्छे पिचेस की वजह से बैट्समैन पूरा दिन रोक रहा होता है, खेल रहा होता है। हमें डोमिनेट करना चाहिए अपनी टेस्ट क्रिकेट में, अपने बैट्समैनों को उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी है इंग्लैंड ने, आप ही की कंडीशन में की है। बिल्कुल जी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, करना हमें दोनों टेस्ट मैचेस में चाहिए था, मगर वहां नहीं सही तो अब कराची जो आखिरी टेस्ट रह गया उसमें। लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कादिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इतना मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, आप लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ना हो, मगर अब बस यही है, ये हमारी टीम है, हमने इसको बैक करना है। इवेंचुअली दिस इज़ दी ओनली टीम दैट वी हैव टू बैक एंड वी आर बैकिंग। बट उम्मीद यही है कि अच्छे डिसीजंस लिए जाएं, ऑनेस्टी से डिसीजंस लिए जाएं और कराची टेस्ट में कुछ तो खुशियां ये टीम हमें दे सके। विद दिस नोट, गेम सेट मैच का वक्त खत्म होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।